हेलो डियर स्टूडेंट्स, एम आई एग्रीकल्चर यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और अपने पहले एग्रोन की राइस क्रॉप कंप्लीट की थी। ठीक है, आज अपने 2 नंबर क्रॉप की बात करें तो मेज़ की बात करेंगे। मेज़ यानी मक्का। पहले अपने राइस की बात की थी, किसकी? राइस कंप्लीट की थी एग्रोन 211। कौन सी क्रॉप की थी? राइस। राइस के बाद में अपने नेक्स्ट टॉपिक है 2 नंबर मक्का। मक्का के अंदर अपने सबसे पहले देखें तो इसका अदर नेम की अगर बात करें, अदर नेम की बात करें तो मक्का को खाद्यान्न फसलों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्यान्न फसलों की रानी। यानी जो सीरियल्स क्रॉप्स हैं उन फसलों की रानी किसे कहते हैं? मक्का को कहते हैं। और राजा किसको कहते हैं? अपने गेहूं को कहते हैं, वीट को कहते हैं। इसके बाद में इसमें नेक्स्ट बात देखें, अपने बोटनिकली नेम की बात करें तो इसका बोटनिकल नेम होता है जिया मेज। क्या होता है? जिया मेज। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें फैमिली की, तो फैमिली अगर देखी जाए, फैमिली की बात की जाए तो ग्रेमिनी कौन सी कुल की है? ग्रेमिनी कुल की फसल है। ग्रेमिनी का मैंने राइस के अंदर भी अलग नाम बताया था, इसको बोलते हैं पोएसी या घासकुल भी कहते हैं। ठीक है, यानी अपने मेज पढ़नी है। आज मेज पढ़नी है। मेज के अंदर अपने देखें अदर नेम की बात करें तो इसका एक अदर नेम माना जाता है कि खाद्यान्न फसलों की रानी किसे कहते हैं? मक्का को कहा जाता है। बोटनिकल नेम की बात करें तो जिया मेज। फैमिली की बात करें ग्रेमिनी या पोएसी। इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करें, इसके अंदर 2n कितने होते हैं? तो 20। यानी जो क्रोमोसोम संख्या है वो कितनी होती है? 20 होती है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें, एक नोट डाल के एक लाइन लिखते हैं अपने, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान संस्थान। ये क्या है जी? 1957 के अंदर मक्का के अंदर प्रयोग किए गए थे। इसलिए किस अनुसंधान ने किए थे? अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान संस्थान ने। इसमें क्या हुआ था? सर्वप्रथम है, इसमें देखें सर्वप्रथम मक्का पर रिसर्च स्टार्ट किया गया था। कब? मक्का पर रिसर्च स्टार्ट किया गया था। कब किया था? 1957 के अंदर। इसके बाद में अपने देखें तो इसके अंदर एक DMR यानी डायरेक्टरेट मेज रिसर्च बना था। डायरेक्टर लिख देता हूं मैं एक बार, डायरेक्टर मेज रिसर्च कब बना था? सॉरी, कहां पे बना था? DMR कहां पे है? नई दिल्ली। कहां पे? नई दिल्ली में है। ठीक है, पुस्सा के अंदर बना था, नई दिल्ली। DMR डायरेक्टरेट मेज रिसर्च, नई दिल्ली, पुस्सा। पुस्सा बोल दो, नई दिल्ली, नई दिल्ली में पुस्सा है। इसके बाद में अपने बात करें इसके दाने की प्रकार की, ग्रेन टाइप की अगर बात की जाए तो ग्रेन टाइप मैंने बताया था कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस यानी जितनी भी खाद्यान्न फसलें उनका ग्रेन टाइप क्या है? कैरियोप्सिस है। नेक्स्ट अपने बात करें तो जो मेज है वो C4 प्लांट है। C4 प्लांट है। नेक्स्ट अपने बात करें प्रोटेंड्री प्लांट कहलाता है। ये प्रोटेंड्री प्लांट कहलाता है। सर प्रोटेंड्री प्लांट कौन सा होता है? प्रोटेंड्री प्लांट वो होता है जिसमें नर पुष्प पहले आते हैं।
क्या आते हैं, नर पुष्प पहले आते हैं। इसमें देखें अपने दो प्रकार होते हैं इसके, क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्रोटेंड्री, एक होता है प्रोटोगाइनी। यहाँ पे बता देता हूँ मैं, एक होता है प्रोटेंड्री, एक होता है प्रोटोगाइनी। अब ये क्या होता है सर, प्रोटेंड्री जो होता है उसमें क्या है, जो नर पुष्प पहले आते हैं यानी मेल फ्लावर प्लांट के अंदर पहले आते हैं उसको बोलते हैं प्रोटेंड्री। और जिसमें जो फीमेल प्लांट है, फीमेल जो फ्लावर है वो पहले आते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। यानी प्रोटेंड्री कौन सा प्लांट होता है जिसमें नर पुष्प पहले आते हैं, और प्रोटोगाइनी कौन से होते हैं जिनमें फीमेल फ्लावर पहले आते हैं, वो क्या हो गया, प्रोटोगाइनी हो गया। तो ये जो प्लांट है ये क्या है, मेज प्रोटेंड्री प्लांट कहलाता है। कौन, मेज, यानी नर पुष्प इसमें पहले आते हैं। इसके बाद में अपने बात करें इसमें इंपॉर्टेंस की बात करें, इसमें ऑयल की जो मात्रा है, ऑयल की अगर मात्रा देखें तो इसमें ऑयल की मात्रा 4% पाई जाती है। प्रोटीन अगर देखी जाए तो 10% प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद में अपने कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए, एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए 66 से 67%, कई बार ये डाटा 66 से 71 तक भी है, यानी 66 से 71। यानी अपने दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार, मेज की क्रॉप पढ़ रहे हैं। मेज में अपने सबसे पहले देखें, अदर नेम की बात करें, खाद्यान्न फसलों की रानी का कहलाती है मक्का, ठीक। बोटनी नाम की बात करें, जिया मेज। फैमिली की बात करें, ग्रेमिनी या पोएसी। 2N की बात करें तो 20 होता है। नोट देखें अपने, एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान संस्थान परियोजना 1957 में हुई थी। सर्वप्रथम मक्का के ऊपर क्या किया गया था, रिसर्च स्टार्ट हुआ था, ठीक है। रिसर्च स्टार्ट कब हुआ था मक्का के अंदर, 1957 में। एक बना था डायरेक्टरेट, DMR यानी डायरेक्टर मेज रिसर्च अपने कहाँ पे है, नई दिल्ली, पूसा के अंदर। इसके बाद में अपने ग्रेन टाइप की बात करें तो कैरियोप्सिस होता है। अगर मक्का की बात करें जैसे C3 प्लांट है या C4 प्लांट है, तो ये कौन सा प्लांट है जी, ये C4 प्लांट है। राइस का मैंने क्या बताया था, C3 बताया था, क्या बताया था, यानी जो राइस है वो C3 है और जो मेज है अपना क्या है वो C4 प्लांट है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यू टाइप में आने वाले जैसे चीजें हैं ये। जैसे प्रोटेंड्री प्लांट बोले तो प्रोटेंड्री प्लांट क्या होता है, जो नर पुष्प पहले आते हैं उसको प्रोटेंड्री कहते हैं। अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें तो खाद्यान्न फसलों में काम आने वाली फसल है। इसके बाद में इसमें मोस्ट बात देखें, ऑयल परसेंटेज देखें तो 4%, अगर प्रोटीन की बात की जाए 10%, और अगर फैट की बात की जाए तो 4%। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए 66 से 71, ये पाए जाते हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेज के अंदर। इसके बाद में अपनी बात करें मक्का जो है उसका अगर भ्रूण निकालें, अपने भ्रूण की बात करें तो उस भ्रूण के अंदर कई बार पूछा जाता है कि मक्का के भ्रूण के अंदर तेल की मात्रा बताइए। तो अपनी बात करें, अगर मक्का की बात की जाए और भ्रूण की बात की जाए कि भ्रूण में ऑयल कितना होता है, तो 33% लग पाया जाता है लगभग। मोस्ट एक्यूरेसी देखी जाए तो 30 से 40 तक भी पाया जाता है। इसके बाद में अपने देखें मक्का जो है इसका प्रवेश, मक्का का प्रवेश अगर माने भारत के अंदर तो 17वीं शताब्दी में हुआ था। क्या हुआ था, 17वीं शताब्दी में, यानी मक्का का प्रवेश भारत के अंदर माने तो 17वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। इसके बाद में अपने बात करें कि क्षेत्रफल में बात करें, क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले अपने बात करें विश्व की,
विश्व में सर्वाधिक कहाँ पे होता है? यूएसए में होता है। इसके बाद में अपने बात करें विश्व के बाद में भारत में चौथा स्थान है किसका? मक्का का। इसके बाद में बात करें क्षेत्रफल की, कहाँ की? भारत के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो इसमें अपना स्थान आता है आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश का। यानी अपनी बात करें विश्व की यूएसए, भारत में अगर स्थान देखें तो चौथा स्थान है। भारत में क्षेत्रफल में देखें तो सबसे पहले किसका स्थान आता है? आंध्र प्रदेश का आता है। इसके बाद में उत्पादन की अगर बात करें तो स्थान आता है भारत में कर्नाटक का। किसका? कर्नाटक का। चलो अपने इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो मक्का का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, सबसे पहले अपने वर्ल्ड की बात की जाए, वर्ल्ड की अगर बात की जाए यानी विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है? यूएसए। ठीक। नेक्स्ट अगर बात की जाए अपने भारत की, भारत में इसका कौन सा स्थान है? भारत में स्थान कौन सा है? चौथा स्थान आता है। 2 नंबर बात होगी। 3 नंबर की अपने बात करें, भारत में क्षेत्रफल की बात की जाए यानी एरिया की तो आंध्र प्रदेश का नाम आता है। किसका नाम आता है? आंध्र प्रदेश का। इसके बाद में अपने भारत में बात की जाए, भारत में उत्पादन की बात की जाए, कर्नाटक का स्थान आता है। किसका? कर्नाटक का। अब अपने भारत विश्व में बात कर ली, भारत की बात कर ली, अब अपने किसकी बात करेंगे? राजस्थान की। जी, राजस्थान में गुरुजी कहाँ कहाँ होता है? तो यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले देखें स्थान आता है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ठीक है। मुख्यतः 2 जैसे बांसवाड़ा हो गया और डूंगरपुर हो गया, इन जिलों में भी क्या है? मक्का की खेती की जाती है लगभग। पर राजस्थान में अगर देखें सर्वाधिक उदयपुर और 2 नंबर की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ है। इसके बाद में अपने मोस्ट बात की जाए जैसे मक्का के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? पुष्प क्रम। अगर यहाँ पे अपनी बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है न्यू टाइप का, जेट में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। 2018 के अंदर जेट में भी आया था। अपने मक्का के पुष्प क्रम की बात करें तो एक होता है इसमें नर पुष्प, एक होता है इसमें मादा पुष्प। नर की बात की जाए तो नर पुष्प को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं जी टेसल। क्या बोलते हैं? टेसल। नेक्स्ट बात की जाए मादा की पुष्प क्रम की तो इसको बोलते हैं सिलक। क्या बोलते हैं? सिलक। यानी मक्का के पुष्प क्रम के नर को टेसल भाग कहते हैं, मादा को क्या कहते हैं? सिलक कहते हैं। इसके बाद में अपनी बात करें मक्का का पीलापन, अगर देखें मक्का का पीलापन किसके कारण होता है? एक रसायन होता है ट्रिप्टोजेंथीन। क्या? जेंथीन, ट्रिप्टोजेंथीन। एक बार रिवाइज कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए विश्व का क्षेत्रफल यूएसए का प्रथम स्थान, भारत में बात की जाए तो स्थान देखें तो चौथा स्थान। इसके बाद में अपनी बात करें भारत के क्षेत्रफल की बात करें आंध्र प्रदेश, भारत में उत्पादन की बात की जाए तो कर्नाटक। इसके बाद में अपने राजस्थान में अगर बात की जाए उदयपुर और चित्तौड़गढ़। इसके बाद मक्का के अंदर पुष्प क्रम को देखा जाए तो नर पुष्प क्या होता है? टेसल भाग कहलाता है और मादा पुष्प क्या कहलाता है? सिलक। अब कहते हैं कि टेसल भाग को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? ये प्रश्न आता है न्यू टाइप के अंदर। यानी जो टेसल भाग है उसको अपने तोड़ते हैं या हटाते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं डिटेसलिंग। क्या कहा जाता है? डिटेसलिंग। क्या कहलाता है?
डिटेसेलिंग यानी टेसल भाग को हटाना या तोड़ना, प्लांट से अलग करना, वो क्या कहलाता है? डिटेसलिंग कहलाता है। मादा सिल्कन, तो इसको सिल्किंग प्रोसेस भी कहते हैं। इसके बाद में अपने बात करें, अगर मोस्ट इंपोर्टेंट बात करें नोट डाल के, तो सबसे अच्छा साइलेज, अगर बात करें सबसे अच्छा साइलेज कौन सी क्रॉप का बनता है, तो जी मक्का का ही बनता है। किसका बनता है? मक्का का। यानी सबसे अच्छा साइलेज किसका बनता है? मक्का का बनता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, जैसे राइस होगी, कॉटन होगी, और जो मेन बड़ी बड़ी क्रॉप्स हैं अपने, उनमें से न्यू टाइप में प्रश्न यही आते हैं। जैसे नर भाग ऐसे पूछ लिया जाता है कि मक्का के नर भाग को क्या कहते हैं? नीचे ऑप्शन होंगे टेसल, सिल्किंग या अन्य। तो टेसल और सिल्किंग अपने याद रखना है। मक्का के नर भाग को टेसल कहते हैं, मादा को सिल्क कहते हैं। सबसे अच्छा साइलेज किसका बनता है? मक्का का बनता है। इसके बाद में अपने टेस्ट वेट की बात की जाए, टेस्ट वेट की बात की जाए तो 250 से 300 ग्राम, ठीक है। हाँ जी, टेस्ट वेट की अगर बात की जाए 250 से लेके 300 ग्राम तक होती है। मक्का एक नंबर बात देखें, नॉन टिलर प्लांट कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉन टिलर प्लांट कहलाता है। यानी जो अपने बात करें मक्का की, तो नॉन टिलर प्लांट कहलाता है। एरो लगा के ये जो मोस्ट बातें हैं ये अपने को नोट करनी है। अपने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में अपने मक्का में देखें क्लाइमेट यानी जलवायु की अगर बात की जाए, तो इसमें सबसे पहले अपने देखें तो गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। गर्म प्लस अपने बोल सकते हैं सेमी ह्यूमिड, यानी आर्द्र ह्यूमिड क्षेत्र अपने को चाहिए। इसके बाद में इसको सीड जो है इसका जर्मिनेशन टेम्परेचर देखें, अगर जर्मिनेशन करवाना है अपने को, तो जर्मिनेशन में 21 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या चाहिए अपने को? जर्मिनेशन में टेम्परेचर चाहिए। इसके बाद में इसमें नेक्स्ट बात देखें, ये तीनों ऋतुओं के अंदर हो जाता है। तीनों ऋतुओं में बोया जाता है, बोया जाता है। यानी अपने क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट कौन सा चाहिए मक्का को? गर्म जलवायु मान लो, प्लस में सेमी ह्यूमिड है तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर जर्मिनेशन की बात करें तो जर्मिनेशन के अंदर अपने को 21 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। ये तीनों ऋतुओं के अंदर बोया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अपने बात करें सोइल की, अगर बात की जाए मृदा, तो इसमें दोमट मृदा जो है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। दोमट मृदा। पीएच की अपने यहाँ पे अगर बात करें तो 6.5 से 7.5 तक अपने, ठीक है। इसके बाद में अपने देखें इसका जो सोविंग का टाइम है, सोविंग टाइम अपने देखें तो तीनों ऋतुओं के अंदर होती है। अपने बताया था मैंने पहले ही, जैसे ऋतुएं कौन कौन सी होती है, जैसे खरीफ हो गया, रबी हो गया और जायद हो गया। ये तीनों ऋतुएं अपने क्या होगी जलवायु के अंदर बात करें, जैसे खरीफ, रबी और जायद तीनों के अंदर हो जाता है। इसके अंदर देखें तो सबसे पहले खरीफ की बात करें तो जून से जुलाई के अंदर ये क्या है बोया जा सकता है। रबी जो है अक्टूबर से नवंबर के अंदर बोया जा सकता है। इसके बाद में अपने जायद की बात करें तो फरवरी से लेके मार्च तक, फरवरी से लेके मार्च तक अपने तीनों ऋतुओं के अंदर बोई कर सकते हैं। इसमें सोविंग टाइम देखें तो खरीफ देखें तो जून से जुलाई तक, और रबी में देखें अक्टूबर से नवंबर तक। अपने को अगर लेट तक बोई करनी है तो अपने दिसंबर तक लास्ट अपने इसको कर सकते हैं। इसके बाद में अपने बात करें जायद की तो रबी और मार्च के अंदर अपने सोविंग इसकी कर सकते हैं। इसके बाद में अपने बात करें कि इसमें सीड रेट कितनी रखी जाती है। अगर अपने यहाँ पे बात करें सीड रेट की अगर बात की जाए तो संकर बीज अपने इसमें लें, संकर
बीज अपने लें तो 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर अपने सीड ले सकते हैं। 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। संकर बीज की तो अपनी बात होगी, जैसे हाइब्रिड बीज की बात होगी। अगर अपने को चारा लेना है, चारे की फसल लेनी है, चारे की फसल लेनी है यानी फोडर क्रॉप अपने को लेनी है, तो इसमें अपने सीड रेट 40 से 50 केजी कर सकते हैं लास्ट एंड फाइनली, कोई दिक्कत नहीं। अपने बात करें सीड रेट, जैसे संकर बीज है तो अपने 20 से 25 डिग्री से 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर अपने सीड ले सकते हैं। चारे के लिए अपने बात करें 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर ले सकते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं। जैसे क्लाइमेट की बात करें तो गर्म सेमी ह्यूमिड क्षेत्र चाहिए अपने को। जर्मिनेशन की बात करें तो जो जर्मिनेशन है मक्का का वो 21 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य हो जाता है। जलवायु के अंदर देखें तो ये तीनों ऋतुओं के अंदर हो जाती है, कोई समस्या नहीं। सोइल की बात की जाए तो दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है और पीएच 6.5 से 7.5 पीएच तक ये उपयुक्त है। इसके बाद में सोविंग का टाइम देखें तो ये तीनों ऋतुओं के अंदर होती है। कौन कौन सी जी? खरीफ, रबी और जायद। खरीफ की अगर बात करें तो जून से जुलाई, रबी की बात करें अक्टूबर से नवंबर, जायद की अगर अपनी बात करें तो फरवरी से लेके मार्च तक अपने बुआई कर सकते हैं। अब अपने सीड रेट की बात की जाए तो दो प्रकार से अपने सीड अपने, जैसे अपने उत्पादन के लिए बात की जाए तो हाइब्रिड बीज अपने कितना लेते हैं 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक है। इसके बाद में अगर चारे की लेनी है अपनी फसल, ठीक है, इसके लिए अपने क्या चाहिए 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर अपने क्या चाहिए सीड चाहिए। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें इसके मक्का के क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ मक्का सबसे बेस्ट क्वेश्चन बनता है कहां से? क्लासिफिकेशन से, मक्का से। कंपटीशन लेवल में भी ये आते हैं, सबसे ज्यादा कंपटीशन लेवल में पूछे जाने वाला। क्लासिफिकेशन की बात की जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ मेज न्यू टाइप में 100 to 100% क्वेश्चन आता है। एक इसका 100 to 100% हर बार न्यू टाइप के अंदर। सबसे पहले अपनी बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मेज, मेज कितने प्रकार की होती है। एक नंबर की अपनी बात करें तो फ्लिंट कॉर्न, एक मिनट में चेक कर लेता हूं। फ्लिंट कॉर्न। नेक्स्ट बात करें तो 2 नंबर डेंट कॉर्न। इसके बाद में अपने तीसरी बात करें पॉप कॉर्न। इसके बाद में अपने बात करें 4 नंबर की स्वीट कॉर्न। इसके बाद में अपने बात करें स्वीट के बाद में बात करें तो सॉफ्ट कॉर्न। सॉफ्ट के बाद में अपने बात करें पॉड कॉर्न, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करें वैक्स कॉर्न। अब इनके बोटनिकल नेम और देखेंगे अपने आगे, क्या देखेंगे बोटनिकल नेम, यानी फ्लिंट कॉर्न का क्या नाम है, डेंट कॉर्न का क्या नाम है, पॉप कॉर्न का क्या नाम है, स्वीट कॉर्न का क्या नाम है, सॉफ्ट कॉर्न का क्या नाम है, पॉड कॉर्न का क्या नाम है और वैक्स कॉर्न का, यानी इनके बोटनिकल नेम ही पूछे जाते हैं। अपने बात कर रहे हैं एक नंबर की बात करें फ्लिंट कॉर्न की बात करें, इसको बोलते हैं इंडेराटा। क्या बोलते हैं? इंडेराटा। देख लेना नाम में कोई डिफरेंस ना आ जाए। फ्लिंट कॉर्न की बात करें इंडेराटा बोलते हैं, और डेंट कॉर्न की बात करें तो इसको कहते हैं इंडेन पूरा कंप्लीट लिखना, इंडेन राटा। इसके बाद में बात करें अपने पॉपकॉर्न की तो इसको बोलते हैं इवर्टा। क्या बोलते हैं? इवर्टा। स्वीट कॉर्न के बोटनी नेम की बात करें तो सेकेराटा, सह से स्वीट, सह से सेकेराटा, सेकेराटा। अपने सॉफ्ट की बात करें तो इमाइलेशिया, इमाइलेशिया।
अपने पॉड कॉर्न की बात करें तो ट्यूनी काटा, क्या बात करें, पॉड कॉर्न के बॉडी नेम की बात करें ट्यूनी काटा। वैक्स कॉर्न की अपनी बात करें सेराटिनाकुलेस, सेराटिनाकुलेस। बड़े भयंकर बड़े नाम है ये, याद करने के लिए इसको एक बार अपने सीक्वेंस वाइज अगर अपने याद करें तो 2-3 बार अगर रिटर्न करेंगे इस चीज को तो याद हो जाएगी, कोई ज्यादा समस्या नहीं है। एक बार अपने देखें दोबारा है, जैसे फ्लैट कॉर्न की बात की जाए इंडेराटा, डेंट कॉर्न की बात करें इंडेनराटा, पॉप कॉर्न की अगर बात की जाए इवर्टा कहते हैं, स्वीट कॉर्न को सेकेराटा कहते हैं, सॉफ्ट कॉर्न को इमाइलेशिया कहते हैं, पॉड कॉर्न को ट्यूनिकाटा कहते हैं और वैक्स कॉर्न को क्या कहते हैं, सेराटिनाकुलेस कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। FDP क्या बोल सकते हैं अपने एक ट्रिक के हिसाब से, FDP ये याद रख लो एक सीक्वेंस। इसके बाद में SSPW, F से फ्लिंट कॉर्न, D से डेंट कॉर्न, P से पॉप कॉर्न, S से स्वीट कॉर्न, S से सॉफ्ट कॉर्न, P से फिर पॉड कॉर्न, क्या चीज है, पॉड कॉर्न, W से वैक्स कॉर्न, यानी FDP प्लस अपने कर दें SSPW। समझ आ गया? ये सीक्वेंस वाइज अपने याद कर लेंगे तो ये भी नाम अपने सीक्वेंस वाइज याद आ जाएंगे। जैसे इंडेन राटा, इवर्टा, सेकेराटा, इसके बाद में इमाइलेशिया, ट्यूनिकाटा, सेराटिनाकुलेस, क्या चीज है ये, सेराटिनाकुलेस। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें, अगर वैरायटीज की बात की जाए, वैरायटीज यानी किस्मों की बात की जाए, किसके, अपने मक्का की किस्म की बात करें, सबसे पहले नाम आता है माही धवल। कौन सी, माही धवल। इसके बाद में बात करें तो 2 नंबर आती है माही कंचन, माही धवल, माही कंचन। इसमें बात करें तो लक्ष्मी, और नेक्स्ट बात करें अपने शक्तिमान, ये राजस्थान की वैरायटी है माही धवल और माही कंचन, भयंकर फेमस है ये, राजस्थान की वैरायटी है दोनों। क्या ये राजस्थान की वैरायटी है माही धवल, माही कंचन। नेक्स्ट बात करें और वैरायटियों की अगर बात करें अपने तो गंगा सफेद, बहुत है इसकी वैरायटी भयंकर, गंगा सफेद हो गया, ठीक है, और विक्रम हो गया, प्रोटीन शक्ति हो गया, विक्रम प्रोटीन शक्ति। इसके बाद में अपने गंगा 4, गंगा फर्स्ट, गंगा 4, गंगा सफेद, ठीक है। ये सारी किस्में किसकी है, इसकी अपने मक्का पढ़ रहे हैं, मक्का की है। नवीन हो गया, किसान हो गया, बहुत सारी वैरायटी है इसकी। अपने मोस्ट बात करें तो जैसे माही धवल और माही कंचन पूछी जाती है एग्जाम में, देखें तो माही धवल और माही कंचन इंपॉर्टेंट मानी जाती है, प्रोटीन शक्ति भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसके बाद में एक वैरायटी और रहेगी अपने ढक्कन। कौन सी, ढक्कन 101, ढक्कन है 101। एक बार रिवाइज करवा देता हूं। जैसे वैरायटी की बात करें माही धवल और माही कंचन, लक्ष्मी, शक्तिमान, विक्रम, प्रोटीन शक्ति, और नवीन, किसान, और गंगा सफेद, गंगा फर्स्ट, गंगा 4। ये सारी किसकी किस्में हैं, ये मेज की है। ढक्कन 104 भी किसकी है, मेज की है। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो मक्का का जो क्लासिफिकेशन है इसमें से न्यू टाइप में हर हालात में प्रश्न आता है, कभी नहीं चुका, आज तक भी नहीं। तो अपने को ये चीज़ें सॉफ्ट तरीके से याद करनी है आराम से। तो अपने जैसे वैरायटीज देखी थी, वैरायटीज में अपने देख ली थी लगभग कंप्लीट बड़ी वैरायटी, बाकी तो वैरायटियों का अंत नहीं है वैसे। इसके बाद में अपने अगर बात की जाए वीड कंट्रोल की,
सर्वप्रथम इसमें क्या करते हैं, वीड कंट्रोल जो है मक्का के अंदर बुआई के 30 से 35 डेज आफ्टर ऑफ सोविंग, यानी अपने 30 से 35 डेज आफ्टर ऑफ सोविंग, यानी सोविंग के 30 से 35 दिन बाद क्या करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं। क्या करते हैं, निराई गुड़ाई, या ज्यादा मात्रा के अंदर है तो वीड, तो अपने वीडीसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में अपने इसमें जो वीडीसाइड है वो 1 नंबर बात करें तो एट्राजीन, अगर 2 नंबर की बात की जाए तो सिमाजीन, 2 प्रोडक्ट यूज करते हैं वीड कंट्रोल के लिए। क्या करते हैं, 2 एक हो गया एट्राजीन, दूसरा हो गया सिमाजीन। इसके बाद में अगर नेक्स्ट अपने को निराई गुड़ाई करनी हो, अगर प्रथम निराई गुड़ाई 30 से 35 डेज आफ्टर ऑफ सोविंग, और प्रोडक्ट की अगर बात करें तो एट्राजीन हो गया, सिमाजीन हो गया, इसकी रेंज की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। पूछा जाता है कि अपने मक्का के अंदर सिमाजीन या एट्राजीन का प्रयोग किया जाता है या नहीं, या ऐसे पूछ लिया जाता है कि वीड कंट्रोल किन 2 प्रोडक्ट से किया जाता है, एट्राजीन और सिमाजीन की मात्रा से बात कर सकते हैं। इसमें अगर अपन देखें वीड कंट्रोल, सेकंड वीड कंट्रोल कब किया जाए, तो जो फर्स्ट किया है अपने, जो फर्स्ट यानी 30 से 35 डेज, इसके 20 से 25 डेज आफ्टर अपने क्या कर सकते हैं, दूसरी निराई गुड़ाई मान लो या वीड कंट्रोल मान लो, तो अपने क्या कर सकते हैं, मक्का को वीड फ्री कर सकते हैं। यानी वीड कंट्रोल की बात करें तो मक्का की बुआई के 30 से 35 डेज आफ्टर एट्राजीन और सिमाजीन से अपने कंट्रोल कर सकते हैं, और निराई गुड़ाई से संभव है तो निराई गुड़ाई से अपने संभव कर सकते हैं। इसके बाद में अपने बात करें सेकंड की, अगर निराई गुड़ाई सेकंड करनी है तो अपने 30 से 35 डेज के वापस रिपीट करना है 20 से 25 डेज आफ्टर। इसके बाद में अपने डिजीज की अगर बात करें, डिजीज की बात करें मक्का के अंदर तो 1 नंबर लगता है तुला सीड, तुला सीड कवक जनित रोग है, सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला रोग है यही है, यानी कवक जनित रोग है, कवक जनित रोग सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला रोग कौन सा कहलाता है जी, तुला सीता रोग, सर्वाधिक नुकसान। अपने यहाँ पे बात करें अगर मक्का के डिजीज की बात करें, जो तुला सीता रोग है वो कवक जनित होता है, फर्स्ट बात इंपॉर्टेंट। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखें तो जो तुला सीता रोग है वो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला रोग है, किसके अंदर, किसकी फसल में, मक्का में। अपने को स्टेप टू स्टेप क्या करना है, धीरे धीरे पढ़ते जाना है, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉप आराम से याद हो जाती है। अगर अपने बोटनिकल नेम से लेके फैमिली हो गया, ओरिजिन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसके बाद में अपनी बात करें जैसे क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट के बाद में सोइल हो गया, सोइल के बाद में इरिगेशन हो गया, इरिगेशन के बाद में अपने देखें वीड कंट्रोल हो गया, वीड कंट्रोल के बाद में अपने देखें तो फर्टिलाइजर हो गया। बाकी फर्टिलाइजर अपने कोई पूछता भी नहीं है। इसके बाद में अगर फर्टिलाइजर के बाद में अपने बात करें तो डिजीज हो गया, डिजीज के बाद में अपने बात करें तो जैसे इंसेक्ट हो गया और पेस्ट हो गए। इसके बाद में अपने बात करें तो लास्ट एंड फाइनली इल्ड। यानी इन टॉपिकों पे अगर विचार विमर्श करते चलें अपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो अपनी जो क्रॉप है वो कंप्लीट हो जाती है। बढ़िया तरीके से याद करने के लिए एक ही माध्यम है क्रॉप का कि आप स्टार्टिंग से जड़ पकड़ के चलोगे और धीरे धीरे उसके अंदर घुसते जाओगे तो लास्ट में जाके वो फाइनल हो भी जाएगी और आराम से ये टॉपिक वाइज याद हो जाएगी। ये बेसिक सा तरीका है। अपने कई बार क्या करते हैं, जैसे बॉटनिकल नेम याद कर लिया, उसके बाद सॉइल याद कर ली, फर्टिलाइजर याद कर लिए, इंसेक्ट पेस्ट याद कर लिए, 2-2-3 दिन। उसके बाद में जब एग्जाम आता है उस टाइम क्या होता है, अपने एग्जाम आता है उस टाइम अपने सीक्वेंस वाइज क्रॉप लिख नहीं सकते। लिखेंगे नहीं तो क्या होगा, 15 नंबर की एक क्रॉप आती है, ठीक, प्लस 15 नंबर की फिर एक क्रॉप आती है, फिर 15 नंबर की एक क्रॉप आती है। इन 3 में से अपने को क्या करना है, 2 क्रॉप करनी है। 2 क्रॉप करनी है तो अपने को 2 क्रॉप अगर ढंग से लिखें
तो अपने 30 नंबर पेट बनते हैं। कितने? 30। अपने 30 नंबर परमानेंट करने के लिए ये सीक्वेंस वाइज क्रॉप्स को लिखना पड़ेगा। अब ऐसे तो है नहीं कि अपने समझा दें एक बार। चलो सबसे पहले देखते हैं अपने, जैसे क्रॉप लिखनी है एग्जाम के अंदर आपने लिख दिया, बॉटनिकल नाम लिख दिया, उसके बाद इसी की सोइल लिख दी, ठीक, इसके बाद में डिजीज लिख दिए, फिर याद आ गया फर्टिलाइजर, आपने फर्टिलाइजर लिख दिया, फर्टिलाइजर के बाद में आपने वीड कंट्रोल लिख दिया, उसके बाद में आपके याद आ गई इल्ड, तो इल्ड लिख दी। ये सीक्वेंस क्या है? ये फसल करने का सीक्वेंस नहीं है, ये गलत है, बिल्कुल क्लियर कट ये गलत सिस्टम है। यानी क्रॉप को आप सीरीज वाइज लिखोगे, जैसे अपने बुआई करते हैं, बुआई के बाद में अपने पानी लगाते हैं, पानी के बाद में अपने वीड कंट्रोल करते हैं, वीड कंट्रोल करने के बाद में अपने डिजीज का कंट्रोल करते हैं, डिजीज का कंट्रोल करने के बाद में पेस्ट या इंसेक्ट का कंट्रोल करते हैं, इसके बाद में अपने कटाई करते हैं, मंडाई करते हैं, फिर निकालते हैं और फिर स्टोरेज करते हैं। अगर ये टॉपिक अपने सीक्वेंस वाइज नहीं चलाएंगे तो क्रॉप का जो माध्यम है वो खराब हो जाएगा। इस वजह से नंबर अपने क्या होते हैं, 15 नंबर में से अगर अपने ये चीज़ें ढंग से भी लिख दें सपोज दैट, तो भी अपने को 5 या 6 नंबर ही मिलते हैं। यानी ये अपने याद करने के बाद में भी अपने नुकसान कर लिया। इस वजह से इस चीज़ से बचने के लिए सीक्वेंस वाइज क्रॉप को याद करना सबसे बेस्ट तरीका है, और सबसे बेस्ट तरीका एग्जाम में इस तरीके से ही लिखी जाए क्रॉप ताकि ढंग से नंबर मिल जाए। अपने बात की थी एक डिजीज़ की, उसके बाद में अपने देखते हैं मक्का के अंदर जो और डिजीज़ होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक होता है डंठल गलन या डंपिंग ऑफ बोगो। इसमें क्या होता है, अधिक नमी वाले क्षेत्रों के अंदर क्या हो जाता है, अधिक नमी वाले क्षेत्रों में ये रोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, अधिक नमी वाले क्षेत्रों में होता है, इसमें बात करें एक रोग होता है अंगमारी। अंगमारी ये कवक जनित रोग है, सर्वप्रथम बात करें। और तुलासीता रोग के बाद में दूसरी तरीके से नुकसान पहुंचाने वाला ये माना जाता है रोग। यानी सर्वाधिक की बात करें तो तुलासीता रोग का नुकसान सीधा वर्ड आ जाए तो किसका है, अंगमारी का नाम आता है, कवक जनित होता है। इसके बाद में अपने बात करें सफेद कलिका रोग, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अगर सफेद कली की बात करें तो ये किसकी वजह से होता है, जिंक डिफिशियंसी के कारण होता है। किसकी वजह से, जिंक डिफिशियंसी। कंट्रोल की अगर बात करें, कंट्रोल तो जिंक सल्फेट की सफरे। अपने बात करें सफेद कलिका रोग की, किसके कारण होता है, डिफिशियंसी के कारण, यानी एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी के कारण ये रोग होता है, जिंक की कमी से। कंट्रोल देखें तो जिंक सल्फेट अपने डाल देंगे तो हो जाएगा कंट्रोल। इसके बाद में इंसेक्ट की बात करें, अगर इंसेक्ट की बात करें, 1 नंबर देखें तना छेदक। ये क्या करता है, तने के अंदर छेद करता है, इसकी वजह से जो डंठल है, जो तना है वो प्रमुखतः खराब हो जाता है। मर्द धब्बे प्राप्त होते हैं, मर्द धब्बे यानी हल्के धब्बे नजर आते हैं, किस पे, अपने तने के ऊपर। इसके बाद में अपने बात करें, एक होती है इसके अंदर सफेद लट, सफेद लट, ये भी क्या है, नुकसान पहुंचाती है, जड़ों को नुकसान पहुंचा देती है पहले, फिर ये ऊपर तक पहुंच जाती है प्लांट में। जैसे ये प्लांट है, इसके मध्य मध्य पत्तों और टहनियों को खाते हुए नुकसान पहुंचाती है प्लांट्स को। इसके बाद में अगर एक छोटी सी चीज़ मैंने बीच में रह गई थी, एक अपने बात करें जैसे मेज की बात करें, जैसे मैंने राइस के अंदर बताया था कि राइस के अंदर जीन कौन सा पाया जाता है, कौन सा जीन, पहले बताया था मैंने डी जी वो जीन, कौन सा, डी जी वो जीन, ठीक।
अब अपनी बात करें मक्का की, तो मक्का के अंदर गुरुजी कौन सा जीन पाया जाता है? तो जीन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात करें एक नंबर ओपेक 2 और फ्लोरी 2। अपने बात करें राइस की, कल मैंने नेक्स्ट पहली वीडियो में बताया था जीन डीजीवोजीन। मेज के अंदर अपने देखें तो जो मेज है उसके अंदर जीन देखें तो ओपेक 2 और फ्लोरी 2, ठीक है। तो अपने सीक्वेंस वाइज अपने क्रॉप करते चल रहे हैं। पहली क्रॉप मैंने कंप्लीट करवा दी थी राइस, आप वीडियो देख लेना चैनल के ऊपर। दूसरी क्रॉप्स अपनी होगी मेज, तो आप मेज को बढ़िया तरीके से आप नोट्स बनाते रहो, कंप्लीट करते रहो, धीरे धीरे अपने सारी कंप्लीट कोर्स कर लेंगे। इसके बाद में अपने थर्ड ईयर का कोर्स स्टार्ट करेंगे वीड मैनेजमेंट, ठीक है। पढ़ते रहिए। जय जवान जय किसान। ओके।